बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में, तो उन आंसर्स को एक्सप्लेन भी किया जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है ताकि आप उन आंसर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको PHY 101 फिज़िक्स के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले ये कि डिस्प्लेसमेंट इनमें से क्या है, जितने भी ऑप्शन दिए गए, द आंसर इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ द shortest straight line distance between the initial and final position of an object। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट जो है छोटा जो है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है किसके दरमियान, जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है एक ऑब्जेक्ट की, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से क्या है कि इसके अंदर इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वेक्टर क्वांटिटी की वजह से, अनलाइक डिस्टेंस विच ओनली मेजर्स टोटल पैथ लेंथ। अब डिस्टेंस को अगर हम देखें इसके मुकाबले में तो उसमें सिर्फ मेजर किया जाता है जो टोटल पैथ लेंथ है उसको, लेकिन इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल हैं। ना वेलोसिटी इज़, अब वेलोसिटी इनमें से क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम नहीं है। सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट इंक्लूड्स डायरेक्शन। इसके अंदर डायरेक्शन भी शामिल है, इसी वजह से वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड ऑन दी अदर हैंड, अब इसके मुकाबले में अगर हम स्पीड देखें तो उसमें क्या है कि ओनली टेल हाउ समथिंग फास्ट मूव्स विदाउट डायरेक्शन। जबकि स्पीड में क्या है कि कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, जबकि सिर्फ वो ये बता रही है कि कितनी तेज़ कोई चीज़ मूव कर रही है। जबकि वेलोसिटी का मामला ये नहीं है, इसके अंदर डायरेक्शन भी शामिल है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ एक्सेलरेशन इज, अब एक्सेलरेशन इनमें से क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है, सो एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हवाले से, सिंस वेलोसिटी इंक्लूड्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। अब इसमें दोनों ही चीज़ें शामिल होती है, स्पीड भी और डायरेक्शन भी शामिल होती है। सो एक्सेलरेशन कैन अकर व्हेन ईदर स्पीड और डायरेक्शन बोथ चेंज। तो एक्सेलरेशन हो सकती है जब या तो स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन, या फिर दोनों ही चेंज हो रही हैं। अब ये कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन का जो यूनिट है अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या है, द आंसर इज m/s², यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज़ कैलकुलेटेड एज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टाइम से, सिंस वेलोसिटी हैज़ मीटर पर सेकंड यूनिट्स। वेलोसिटी का जो मीटर पर सेकंड यूनिट्स हैं, डिवाइडिंग बाय टाइम, डिवाइड किया जाता है टाइम से जो कि s है। तो इसी से हमारे पास जो वो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। सो विच इज़ द SI यूनिट, और ये SI यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। नाउ इफ़ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज़, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन इनमें से क्या है, द आंसर इज़ ज़ीरो, वो ज़ीरो है। सो एक्सेलरेशन मेजर्स चेंजेस इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के ज़रिए हम जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो मेजर करते हैं। वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी ही अगर कांस्टेंट रहेगी तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो होगी। नाउ फर्स्ट लॉ इज़, अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है वो इनमें से क्या है, वो इनर्शिया का लॉ है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। It states that an object will remain at rest or at uniform unless acted upon by external force. This shows resistance to change in motion. तो जो पहला न्यूटन लॉ है, फर्स्ट न्यूटन लॉ, ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाया जाता है, जो कि बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा जब तक कोई फोर्स ना उसके ऊपर एक्सटर्नल लगाई जाए। और ये शो करता है रेजिस्टेंस जो है, मुखालफत जो है, जो चेंज के इन मोशन के लिए। नाउ सेकंड लॉ इज़, अब जो सेकंड लॉ है न्यूटन का वो हम देखें तो वो है फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma। सो न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो फोर्स यहाँ पर बराबर है मास को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन से। इट एक्सप्लेन्स हाउ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई। और ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि कैसे मोशन जो है एक ऑब्जेक्ट का चेंज होता है जब फोर्स को अप्लाई करते हैं ना। और थर्ड लॉ, अब थर्ड लॉ जो है काफ़ी कॉमन है, एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन।
हर एक्शन का रिएक्शन होता है उतना ही। सो न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का, जो भी एक्शन किया जा रहा है उसका बराबर और अपोजिट मुखालिफ रिएक्शन होगा। दिस मीन्स फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज़। इसका मतलब है कि हमेशा जो फोर्सेस आती हैं पेयर्स के अंदर, जो कि एक्ट कर रही हैं डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स, अब फोर्स के यूनिट की अगर हम बात करें तो वो इनमें से क्या है? द आंसर इज़ न्यूटन। न्यूटन इज़, क्योंकि फोर्स इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, न्यूटन्स के अंदर मेजर किया जाता है। 1 न्यूटन इज़ डिफाइंड एज फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 1 किलोग्राम मास बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि वो फोर्स जो कि रिक्वायर्ड होती है एक्सेलरेट करने के लिए 1 किलोग्राम मास जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नाउ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर? मास के ऊपर करता है। सो इनर्शिया इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया जो क्या है? रेजिस्टेंस होती है, मुखालफत होती है एक ऑब्जेक्ट की कि वो चेंज करे अपनी स्टेट ऑफ मोशन। सो इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन मास। ग्रेटर मास मीन्स ग्रेटर इनर्शिया। ये डायरेक्टली तौर पे मास में भी डिपेंड करती है, और जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। ना वर्क इज इक्वल टू, वर्क जो है वो क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। जब फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है, सो वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट इन इट्स डायरेक्शन। वर्क तब होता है जब फोर्स जो है सबब बनती है डिस्प्लेसमेंट का उसके डायरेक्शन में, और इसको कुछ इस तरीके हम कैलकुलेट करते हैं जैसे कि फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस मूव से मल्टीप्लाई करके। नाउ यूनिट ऑफ वर्क, अब यूनिट ऑफ वर्क इनमें से क्या है? द आंसर इज जूल। सो वर्क इज मेजर्ड इन जूल जे। जूल्स के अंदर इसको मेजर किया जाता है जो कि जे है। सो 1 जूल इज़ द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। तो इसको जूल के अंदर मेजर किया जाता है, और 1 जूल जो है वो वर्क डन होता है जब एक फोर्स जो है 1 न्यूटन की एक ऑब्जेक्ट को मूव करती है 1 मीटर तक। नाउ काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी में से क्या है? वो है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वो एनर्जी होती है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, और ये डिपेंड करती है दोनों के ऊपर भी, एक तो मास के ऊपर भी और जो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है। इसीलिए इसका फार्मूला जो है वो मास बाय वेलोसिटी स्क्वायर है। तो इसी वजह से होता क्या है कि अगर स्मॉल इंक्रीज़ भी होता है स्पीड के अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होता इंक्रीज़ होता है एनर्जी में। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो है mgh। और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। पोटेंशियल जैसे हम कहते हैं कि पोटेंशियल है इस चीज़ का, तो स्टोर्ड है यानी वो एनर्जी। और ये पोजीशन या हाइट की वजह से होती है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, मास, ग्रेविटी और हाइट को, mgh। सो एनर्जी कैन नॉट बी, एनर्जी जो है वो इनमें से क्या नहीं किया जा सकता? बोथ, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ह्यूमंस जो है उसको ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कानून है वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, उसको ना तो हम तख्लीक कर सकते हैं, ना उसको हम पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। सो इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर। हम कर क्या सकते हैं कि इसकी एक फॉर्म से, एक शक्ल से इसको दूसरी शक्ल में हम ला सकते हैं। ना मोमेंटम इज इक्वल्स टू, मोमेंटम बराबर है किसके? एम वी के, इनके मास और वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एम, मास एंड वेलोसिटी। अब जितना ज़्यादा मास और वेलोसिटी अगर है किसी चीज़ की, तो उतना ही उसका मोमेंटम होगा। सो इट डिस्क्राइब्स हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज़, यानी कि कितना जो है वो एक मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट का, ये इस चीज़ की वजाहत देता है। नाउ यूनिट ऑफ मोमेंटम, और यूनिट जो मोमेंटम का वो क्या है? kg.m/s, इनके kg/m/s। तो मोमेंटम जो है इसके जो है यूनिट्स होते हैं कि किसके? एज यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स होते हैं इसके अंदर जो है वो मास के भी जो कि किलोग्राम है, और वेलोसिटी के भी जो मीटर पर सेकंड है। सो इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम बाय मीटर पर सेकंड। ना मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड इन, कंजर्व किया जाता है मोमेंटम को इनमें से किसके अंदर? द आंसर इज क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में। सो इन अ क्लोज सिस्टम
With no external forces, total momentum remains constant and after interaction. क्लोज सिस्टम में हम देखें जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की जाती तो टोटल मोमेंटम रहता है कांस्टेंट, इंट्रैक्शन से पहले भी और बाद में भी. नाउ इलास्टिक कोलिजन मींस, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? एनर्जी कंजर्व्ड. So in elastic collisions, both momentum and kinetic energy are conserved, meaning no energy is lost. इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो दोनों मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी है कंजर्व रहती है. इसका मतलब है कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होती. अब ये कि इन इलास्टिक कोलिजन, ये इसमें से क्या है? वो है काइनेटिक एनर्जी लॉस होना. So in elastic collision, momentum is conserved, but some kinetic energy is converted into heat, sound or deformation. इन इलास्टिक कॉलिजन अगर होता है तो फिर नतीजा ये निकलता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है और कुछ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर, साउंड के अंदर या फिर डिफॉर्मेशन में. ना एंगुलर वेलोसिटी यूनिट इनमें से क्या है? द आंसर इज बी, यानी रेडियंस पर सेकेंड. सो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मेजर करता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट रोटेट, कितना तेज़ी से एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है, और उसको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि रेडियंस पर सेकंड के हिसाब से. तो ये जो फार्मूला है रेडियंस पर सेकंड है. अब ये कि टॉर्क इज इक्वल्स टू, अब टॉर्क इनमें से क्या है? बराबर है किसके? एफ बाय आर है, यानी कि तो ये है फोर्स बाय डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट पॉइंट, यानी कि जो एफ है ये है फोर्स अप्लाइड, और आर जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम दी पाइवट पॉइंट. तो टॉर्क जो है वो रोटेशनल इक्विवेलेंट फोर्स है, और ये डिपेंड करती है फोर्स जो अप्लाई की गई और जो डिस्टेंस है पाइवट पॉइंट से. अब ये कि मेजर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर? शेप एंड मास, इन दोनों के ऊपर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है दोनों के ऊपर, मास्क भी और हाउ डेट मास्क इज डिस्ट्रीब्यूट, और कैसे मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिलेटिव टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, उसके मुकाबले में जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है. नाउ एंगुलर मोमेंटम जो है वो इनमें से क्या है? द आंसर इज आई ओमेगा. सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और जो एंगुलर वेलोसिटी है, और ये डिस्क्राइब करता है जो रोटेशनल मोशन होता है उसको. अब ये कि टाइम फॉर वन ऑस्किलेशन, जो टाइम है एक ऑस्किलेशन के लिए, इनमें से वो क्या है? द आंसर इज पीरियड. सो द पीरियड इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मोशन. पीरियड वो टाइम होता है जिसको लिया जाता है कंप्लीट करने के लिए जो एक साइकिल है मोशन की. और ये जो है क्या है? इट इज़ द इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी का, इनके कुछ इस तरीके से होता है 1/f. अब ये कि फ्रीक्वेंसी यूनिट इनमें से क्या है? द आंसर इज हर्ट्स. हर्ट्स है. सो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर ऑस्किलेशन जो कि कंप्लीट हुआ एक सेकंड के अंदर, और इसका ऐसा यूनिट हर्ट होता है, जहाँ पर एक हर्ट का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकंड, और ये बताता है कि कितनी तेज़ जो एक वेव या ऑस्किलेशन रिपीट होती है. नाउ वेव स्पीड इज इक्वल टू, वेव स्पीड इनमें से किसके बराबर है? वो है एफ लैम्डा के. सो वेव स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है मल्टीप्लाई करते हुए जो फ्रीक्वेंसी है एफ और वेव लेंथ जो लैम्डा है उनको आपस में, और फ्रीक्वेंसी शो करती है कि कितने ज़्यादा जो है वेव्स जो है वो होती हैं, जबकि वेव लेंथ जो है वो शो करती है डिस्टेंस जो है वेव्स के दरमियान, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो देती है स्पीड ऑफ वेव्स. अब ये कि साउंड इनमें से क्या है? द आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड. सो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन द एज द वेव ट्रेवल्स. साउंड वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट बैक करते हैं, और फोर्थ जो है सेम डायरेक्शन में जैसे ही वेव ट्रेवल करती है, और ये क्रिएट करते हैं कंप्रेशन और जो रेयर फ्रैक्शंस होते हैं मीडियम के अंदर. अभी के प्रेशर इज इक्वल्स टू, प्रेशर इनमें से क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. जब फोर्स को हम डिवाइड करते हैं एरिया से, सो प्रेशर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जो फोर्स अप्लाई की गई पर यूनिट एरिया के ऊपर, और इंक्रीजिंग फोर्स जो है वो बढ़ाता है प्रेशर, जबकि इंक्रीजिंग एरिया जो है वो ओवर द फोर्स एक्ट जो है वो क्या करता है? कम करता है प्रेशर को. और ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो
ज़्यादा कट कर देते हैं ईजिली, यानी कि जो आप देखते हैं कि जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं उनसे हम ज़्यादा ईजिली तौर पर कट कर सकते हैं चीज़ों को, जो तेज़ होते हैं धार वाले। नाउ यूनिट ऑफ प्रेशर, अब यूनिट ऑफ प्रेशर इनमें से क्या है, द आंसर इज़ पास्कल। सो जो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है वो पास्कल है, पीए, जहाँ पर एक पास्कल जो बराबर होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल N डिवाइडेड बाय M और पावर इज़ 2। और ये मेजर करता है कि कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई की गई है एक गिवन एरिया के ऊपर। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इनमें से किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। सो डेंसिटी मेजर करता है कि कितना मास जो है एक गिवन वॉल्यूम के अंदर है, और ये बताता है कि कैसे जो है वो कॉम्पैक्ट जो है वो एक सब्सटेंस है। सो सब्सटेंसेस जो कि हायर डेंसिटी के साथ होते हैं उनमें ज़्यादा मास होता है कम स्पेस के अंदर भी। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू, सो प्रोपोर्शनल टू बोथ, जिसके अंदर जो है वो पहला वाला भी आ गया, M1/m2 भी हो गया और 1/r² भी हो गया। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स जो होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो डिपेंड करती है डायरेक्टली जो है उनकी जो प्रोडक्ट होती है उनके मैसेस की, और इन्वर्सली तौर पर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर उनके दरमियान। सो दोनों फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। सो जी ऑन अर्थ ये जो है बराबर है इनमें से किसके, द आंसर इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ग्रेविटी ऑन अर्थ होती है ये, तो एक्सेलरेशन जो होती है ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैसे वो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल के अंदर होता है, इंक्रीज़ करता है वो वेलोसिटी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है अर्थ की तरफ, दुनिया की तरफ। नाउ चार्ज यूनिट, अब चार्ज यूनिट जो है वो जो है मेजर किया जाता है इनमें से किसके अंदर, कोलॉम्स के अंदर। तो चार्ज यूनिट इज़ मेजर्ड इन कोलॉम्स, इसको मेजर किया जाता है कोलॉम्स में, और ये जो है रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की भी, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, और इंट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ज़रिए। नाउ लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव करेंगे, वो आपस में एक दूसरे को धकेलेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक का। ना कूलम्स लॉ, अब कूलम्स लॉ का अगर हम देखें इनमें से, तो फार्मूला अगर हम देखें तो वो क्या है, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कोलम्स लॉ स्टेट, ये बताता है हमें कि कोलम्स लॉ के इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है दो चार्जेस के दरमियान डिक्रीज़ होती है जैसे ही स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो होता है उनके दरमियान बढ़ता है। तो जो डिस्टेंस है इंक्रीज़ होता है और फोर्स जो रैपिडली डिक्रीज़ होती है। ना स्पीड इज़, अब स्पीड क्या है, वो स्केलर है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी के मुकाबले में हम देखें तो इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना तेज़ है, उसकी डायरेक्शन से कोई वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता कि क्या है डायरेक्शन। अब वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो वेक्टर है। तो वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें दोनों शामिल है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो चेंजिंग डायरेक्शन का मतलब यही होता है कि चेंजिंग वेलोसिटी होना, इवन कि अगर स्पीड कांस्टेंट भी रहती है। ना वर्क डन इज़ ज़ीरो व्हेन, वर्क डन ज़ीरो कब होता है, जब नो डिस्प्लेसमेंट होती है। सो वर्क तभी होता है जब फोर्सेस जो है वो सबब बनती है डिस्प्लेसमेंट का, और अगर कोई मूवमेंट नहीं होती फोर्स में तो कोई भी वर्क नहीं होता, इवन कि फोर्स जो है वो अप्लाई की जाए ना। पावर इसमें से क्या है, वो है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सो पावर जो मेजर करती है कि कितना क्विकली जो है वो काम होता है, ये जो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, और हायर पावर का मतलब होता है कि ज़्यादा वर्क करना कम टाइम के अंदर। ना यूनिट ऑफ पावर वो इनमें से क्या है, वो है वॉट। सो पावर इज़ मेजर्ड इन वॉट डब्ल्यू, यानी कि सो जहाँ पर 1 वॉट जो है बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड के, और ये शो करता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो काम करने का जो रेट है। ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स,
जो एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी की वजह से वो एक्ट करती है किस तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। सो ग्रेविटी पुल्स ऑलवेज पुल्स ऑब्जेक्ट, खींचती है ऑब्जेक्ट्स को सेंटर की तरफ अर्थ के। सो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड की, नीचे की तरफ करती है एक्ट। ना सर्कुलर मोशन नीड, सर्कुलर मोशन को ज़रूरत होती है इनमें से किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। सो एक जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, वो रिक्वायर करता है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ सर्कल के, और उसके बगैर ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा। ना एम्पलीट्यूड मीन्स, एम्पलीट्यूड के इनमें से मतलब क्या है, वो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का होता है। एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है किसकी, ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट्स की, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन या फिर जो इंटेंसिटी होती है वेव की। नाउ पीरियड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका इनवर्स। सो पीरियड जो है वो टाइम जो कि लिया जाता है कंप्लीट करने के लिए वन साइकिल ऑफ मोशन, और ये इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी का। सो मतलब यही है कि हायर फ्रीक्वेंसी नतीजा निकलता है शॉर्टर पीरियड के अंदर। एनर्जी यूनिट इनमें से क्या है, वो है जूल। सो एनर्जी को मेजर किया जाता है जूल, जे के अंदर रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी टू डू वर्क, और ये यानी कि जो काम करने की कैपेसिटी है, और ये आ सकता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि काइनेटिक पोटेंशियल या हीट वगैरह के अंदर। ना फोर्स कोजेस, फोर्स जो है सबब बनती है इनमें से किसका, मोशन चेंज का। सो फोर्स जो है वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है स्टेट ऑफ एन मोशन एक ऑब्जेक्ट का, और इसमें शामिल है स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन, या फिर जो चेंजिंग डायरेक्शन है वो भी। ना मास इज, मास इनमें से क्या है, मैटर क्वांटिटी है। सो मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये चेंज नहीं होता लोकेशन के साथ वेट के मुकाबले में अगर हम देखें। ना वेट इज़, वेट जो है वो इनमें से क्या है, वो है एम जी, एम जी है वेट जो है, यानी कि जब मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, तो वेट जो है वो फोर्स होती है जो कि एक्सर्ट की जाती है ग्रेविटी की तरफ से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और कैलकुलेट इसी तरह करते हैं कि मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। सो फ्री फॉल मीन्स, अब फ्री फॉल का मतलब इनमें से क्या है, वो है ओनली ग्रेविटी एक्ट, सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट कर रही है। सो फ्री फॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस के अंदर, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर, बगैर किसी फोर्स जैसे कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह के। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।